मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में, और आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तो बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में टनल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो अब तक 7 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और 13 श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ा हादसा हुआ है जहां चमोली में हादसा पीपल कोटी के पास हुआ। THDC प्रोजेक्ट में गुरुवार शाम 6:30 बजे अचानक से लैंडस्लाइड से टनल के लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा अंदर मलबा आ गया। ये मलबा पानी कैविटी से सुरंग में आया। ये मलबा आया तो 22 मजदूर सुरंग के अंदर जो थे वो फंस गए। अभी 2 लापता श्रमिकों की तलाश जारी है। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसमें पुलिस, NDRF, SDRF को लगाया गया था। बाद में सेना को भी ऑपरेशन में लगाया गया और अब 13 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 लोग अभी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू था, किस तरह का चैलेंजिंग था और किस तरह से आपने कितने रिकवरी करी है? सर, चैलेंज हमारी जब टीम यहाँ पर पहुंची थी सर, और हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो टनल में भारी मात्रा में पानी था और साइडों से पानी आ रहा था और अभी तक पानी काफ़ी बढ़ गया है। अभी मोटर लगाई है सिविल प्रशासन द्वारा और हमने अभी तक 4 डेड बॉडी है, वो हमारे जो जवानों ने स्पेशल इक्विपमेंट पहन के पानी के अंदर से हमने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, तो 4 डेड बॉडियों को, और हमारा ऑपरेशन अभी कंटिन्यू जारी है सर। अभी क्या लगता है आपको कि अभी और लोग फंसे होने की संभावना? सर, हम अपनी कोशिश से कर रहे हैं और हम जितना है जब तक हम ऑपरेशन जब तक निकाल नहीं लेंगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर राजस्थान से है, क्योंकि जल्द ही UCC यानी समान नागरिक संहिता यहाँ लागू हो जाएगा। दरअसल भजनलाल सरकार की कैबिनेट की तरफ से UCC के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। अब इसे सत्र में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे कानून बना दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में राजस्थान ने कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में UCC बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इस बिल को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। नागरिक संहिता के बिल को आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाले कैबिनेट ने मंजूरी दी है और उसके विस्तृत प्रावधानों के संबंध में मैंने आपसे अवगत किया। विवाह से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, तलाक से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, बच्चों के जायज अधिकार से संबंधित, और हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 में जो सरकारों से अपेक्षा की थी कि समान नागरिकों के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, और उसी की पालना में आज का ये बिल को मंजूरी दी गई है। निश्चित रूप से हम उम्मीद यही करते हैं कि वो इसी विधानसभा में जो 20 तारीख की हमारी चलेगी, सत्र शुरू होगा, उसी में इसको पारित किया। जो BCC कमेटी है निश्चित रूप से उस पर निर्णय करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सत्र में ये प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान के UCC बिल में क्या है, जरा इसे समझिए। सभी धर्मों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव, बहु विवाह पर प्रतिबंध का प्रावधान, विवाह की न्यूनतम आयु पुरुष 21 वर्ष और महिला 18 वर्ष, हर विवाह का 60 दिन में पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर पहले 10,000 रुपए तक पेनल्टी नोटिस की अनदेखी करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना, पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार, आदिवासियों के पारंपरिक रीति रिवाजों पर कानून लागू नहीं होगा। कांग्रेस UCC बिल का विरोध कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार संघ का एजेंडा लागू कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि RSS जो है, मेनली RSS का एजेंडा रहता है कि सरकार के अंदर घुस करके बिना वोट लिए वो सरकार में अपनी भागीदारी निभा देते हैं और सरकार को खींच लेते हैं और सरकार को चूसने का काम भी करते हैं। सरकार ने अभी ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, लेकिन इतना तय है कि सदन में जब ये बिल आएगा तो इस पर हंगामा होना तय है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार विधेयक का पूरा ड्राफ्ट जनता और विपक्ष के सामने रखे बिल को कानून बनाने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस सदन में ऐसा होने नहीं देगी।
आगे आपको दिखाएंगे रांची आंदोलन में क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। रांची में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है, आज उसका 21वां दिन है। तो आपको बता दें कि आज बातचीत संभव बताई जा रही है, सरकार और प्रतिनिधि मंडल के बीच में बातचीत हो सकती है, ये जानकारियां मिल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज छात्रों और सरकार के बीच फिर से बातचीत संभव है। आंदोलन कर रहे छात्रों का आज 21वां दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि सरकार और छात्रों के बीच फिर से आज बातचीत हो जाए। एक बार गतिरोध की स्थिति लगातार बन रही थी, लेकिन अब बातचीत फिर से संभव हो पाएगी। इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो बातचीत रही है बेनतीजा रही है, और इसीलिए आज की बातचीत पर सबकी नजर रहेगी। भारी बारिश और मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का महाआंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है। आज इस आंदोलन का 21वां दिन है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का हौसला हिमालय की तरह बना हुआ है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच कई राउंड की बातचीत अब तक हुई है, लेकिन नतीजा कुछ ठोस नहीं निकला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज छात्रों और सरकार के प्रतिनिधि के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। उधर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 15 अगस्त को छात्र तिरंगा फहराने की तैयारी में हैं। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन देने रांची पहुंचे। उन्होंने हेमंत सरकार से अपील की है कि वो छात्रों की बातें सुने। ये आरोपियों आदित्य पांडे, पवन कुमार सिंह, रविशंकर कुमार, संतोष कुमार सिंह, सानंद प्रकाश, लालू कुमार यादव और सौरभ कुमार पांडे की तलाश में कई जिलों में छापेमारी की। सीआईडी ने ओएमआर की कार्बन कॉपी के मिलान और स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी शुरू की है। जेपीएससी जो एसएससी मामले में जो अभय तिवारी है, मुख्य आरोपी है, उससे लगातार अब एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और उसे ग्रिल कर रही हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस दौरान नामकुम पहुंचे। वहां पर अभय तिवारी का आलीशान बंगला है। अभिषेक उसकी भाभी से बातचीत भी करके आए हैं, आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी के नामकुम स्थित घर पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। करीब 2.5 साल पहले खरीदी जमीन पर करीब 200 गज में नया आलीशान मकान बनाया गया है। नामकुम में हम मौजूद हैं और इस वक्त अभय तिवारी जो कि सीआईडी के कस्टडी में है, जो कि जेपीएससी 14 पेपर लीक जो हुआ, उसमें जो स्कैम हुआ, उसमें की अक्यूज माना जा रहा है, उसके घर के सामने हम मौजूद है। ये नामकुम का अभय तिवारी का घर है और आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा और काफी आलीशान घर जो है ये यहाँ पर बना के रखा गया है। और एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि घर के अंदर कोई है तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर अभय तिवारी क्या यहाँ पे रहता है और क्या उसका प्रोफाइल है, कौन कौन से लोग अंदर रहते हैं। लेकिन ये नामकुम का इलाका है और ये नामकुम में अभय तिवारी का मकान है, जो आप देख सकते हैं। ये हरे रंग की जो बिल्डिंग है, पिंक कलर की जो बिल्डिंग है, ये अभय तिवारी का मकान है। और यहीं पे बताया जाता है कि अपने परिवार के साथ जो उसकी फैमिली है अभय तिवारी की, वो यहाँ पर रहती है। और जिस तरीके से ये पूरा पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद अभय तिवारी की जो गिरफ्तारी है वो हुई है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार अगर परिवार से कोई आ जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन अंदर जो दरवाजा है वो आपको अभी बंद नजर आएगा। आपने देखा हमारे सहयोगी अभिषेक राज काफी देर घर के मेन गेट पर दस्तक देते रहे तो घर से एक महिला निकली। ये महिला अभय तिवारी की बड़ी भाभी हैं। उन्होंने अभय तिवारी के बारे में क्या बताया, पहले ये सुनिए। दीदी, अभय जी का घर यही है क्या? हाँ, ये क्या अभय तिवारी के बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को कि इस तरीके से जो आरोप लगे हैं? आप कौन लगती हैं अभय जी की? हम उनके बड़े भाभी हैं। भाभी हैं। आप लोग को कुछ जानकारी थी इस तरीके से? नहीं, कुछ जानकारी नहीं। कभी कुछ पता नहीं चला? नहीं। तो अभी जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर कुछ बताएंगी आप? नहीं, कुछ नहीं पता। हम न्यूज़पेपर में पढ़े तो मुझे पता चला कि वो अरेस्ट हुए। अभय तिवारी की भाभी ने कहा अभय यहाँ नहीं रहते और परीक्षा घोटाले से जुड़ी किसी जानकारी के बारे में उन्हें नहीं पता। घर पर सीआईडी टीम के पहुंचने की भी जानकारी सामने आई। जमीन और मकान की खरीद कथित घोटाले की रकम से हुई या नहीं, इस मामले की भी अब जांच होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर के जांच कर रही सीआईडी ने कड़ी कार्रवाई की है और एक आरोपी मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये गिरफ्तारी हुई है इस पूरे बड़े मामले में। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में जांच जब आगे बढ़ाई जा रही है और अब दिल्ली से मिथिलेश की गिरफ्तारी हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिथिलेश सिंह का संबंध परीक्षाओं का संचालन करने वाली कंपनी ICN इंडिया से बताया जा रहा है। CID के अनुसार उस पर JSSC की CGL परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने सहित कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सबको बता रहे हैं कि मिथिलेश सिंह उर्फ RK सिंह को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और अब लिंक्स खंगाले जा रहे हैं और उसी कड़ी में अब दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। छात्रों की तरफ से CGL परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक वाले मामले में उसे रद्द कराने की मांग लगातार की जा रही है। पुलिस एनकाउंटर आपको याद होगा, भरत तिवारी केस। अब उस पूरे मामले में सरकार की तरफ से परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के घनघोर सियासत तभी से ही जारी है। जहां PK ने कहा कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो RJD भी सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर है। पुलिस एनकाउंटर में ढेर, भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के CM सम्राट चौधरी ने X पर ऐलान किया। न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। अब नौकरी के ऐलान के बाद सम्राट चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं। जनसुराज के संस्थापक PK ने कहा कि सिर्फ मुआवजा या सरकारी नौकरी देकर इस मामले को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। बिहार में लोकतंत्र जिंदा हो रहा है और लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि एक बांकीपुर के हार ने सिर्फ भरत तिवारी के परिवार के साथ न्याय की शुरुआत नहीं कराई है। इनकाउंटर की बात ही बंद हो गई। जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो, हाफ इनकाउंटर करो, फुल इनकाउंटर करो। अब सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि बोलकर दिखाए। RJD ने भी नौकरी के ऐलान पर सम्राट सरकार को निशाने पर लिया। भरत तिवारी एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करार दिया और सम्राट से कई सवाल किए। भरत तिवारी फेक इनकाउंटर मामले में अंतरिम जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर सम्राट सरकार ने भरत तिवारी के परिजन को एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। दबाव इसे कहते हैं। फेक इनकाउंटर तो और भी हुआ था बिहार में, लेकिन भरत तिवारी के मामले में जो वीडियो आए थे और जिस तरह से गोली मारी गई थी, चाहे जिनके इशारे पे गोली मारी जाए, क्या उन अधिकारियों तक जांच की आज पहुंचेगी? उन पर भी कार्रवाई होगी? 302 का मुकदमा उन पर भी चलेगा? 17 जून 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस की गोली से भरत तिवारी की मौत हुई थी, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजनीति की। तो राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट से लेकर विदेश मुद्दों को लेकर के तो सरकार को घेरा ही, लेकिन साथ साथ कांग्रेस नेता ने कई सियासी मर्यादाएं भी इस दौरान लागी। देखिए रिपोर्ट में आप। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला जारी है। मॉनसून सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के तेवर में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अपने आक्रामक रुख को और तेज कर लिया है। गुरुवार को राहुल गांधी का ऐसा ही राजनीतिक अंदाज देखने को मिला। वो दिल्ली के रचनात्मक कांग्रेस के पहले सम्मेलन के लास्ट सेशन में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने विदेश नीति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। लेकिन पीएम पर बोलते बोलते राहुल ने राजनीतिक मर्यादा भी लांघ दी। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा।
कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। राहुल गांधी पार्टी के सेशन में यहीं पर नहीं रुके। राहुल ने पीएम मोदी पर तो हमला किया ही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोलते वक्त भी राहुल ने सियासी मर्यादा की अनदेखी कर दी। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। राहुल गांधी ने आगे बढ़ते हुए संघ पर भी हमला बोला। कहा कि आरएसएस का भारत के इतिहास और चिंतन से कोई मतलब नहीं है। जो भारत का सही मायनों में सोशल फैब्रिक और उसका विचार है, संघ उसको कभी नहीं समझ सकता। और इसके अलावा कांग्रेस ने एक बकायदा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी नेताओं से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को डिस्क्राइब करके कैप्शन में लिखा है कि मोदी जबरदस्ती गले पड़ते हैं और इसी को वो विदेश नीति मानते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की तरफ से एक कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से उसी अंदाज में गले मिल रहे हैं, वो जो मोदी के साथ में भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कैप्शन में लिखा है कि मोदी जबरदस्ती गले पड़ते हैं विदेशी नेताओं की और यही उनकी विदेश नीति है। मैं घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो हमला किया, उसका पलटवार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखे रूप में किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भाषा को सियासी मर्यादाओं के खिलाफ बताया है और साथ ही अभद्र भी बताया और कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता विपक्ष जैसे संवैधानिक और बड़े पद पर बैठे हैं, उनके आचरण के मुताबिक ये व्यवहार सही नहीं था। मानसिक दिवालियेपन में हो। राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो। राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। He was indulging in cheap innuendos. He indulged in locker room talk. India deserves better. India deserves a better leader of the opposition than a 56-year-old man acting in a juvenile manner. चमोली सुरंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और नव भारत के पास में उस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव फुटेज भी आई है। तो हमारी टीम भी लगातार वहां पर बनी हुई है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कीचड़ और पानी के बीच श्रमिकों को निकालती हुई नजर आई है रेस्क्यू की टीम।
तो रेस्क्यू टीम लगातार मेहनत कर रही है और रेस्क्यू चला रही है। कीचड़ और पानी के बीच में श्रमिकों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मलबे में फंसे श्रमिकों को हाथ पकड़कर रेस्क्यू करते हुए जवान नजर आ रहे हैं। जवानों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फंसे हुए श्रमिकों को जल्दी बाहर निकाला जाए और तस्वीर नजर आई है कीचड़ और पानी के बीच श्रमिकों को निकालती हुई रेस्क्यू की टीम दिखाई पड़ी है। ये तस्वीरें देखिए। तो आपको बता दें कि 2 श्रमिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उन्हीं की तलाश अभी की जा रही है। 13 श्रमिकों को बचाया गया है। आ जाओ ऐसे आ जाओ, मैं वही कर रहा। ऐसे आ जाओ, 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 ऐसे आ जाओ, मैं वही कर रहा। ऐसे आ जाओ, 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 ऐसे आ जाओ, मैं वही कर रहा। ऐसे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और इस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि तमाम कोशिशों के बाद भी 7 श्रमिकों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि 13 श्रमिकों को वहीं बचा लिया गया है। 2 लापता हैं जिनकी तलाश अभी की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एक घायल श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सुरंग में फंसे 13 श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर बड़ा सुरंग हादसा हुआ है। जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी की विष्णु गार्ड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में काम करने वाले कई श्रमिक काम करने के दौरान फंस गए हैं। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार के मुताबिक घटना गुरुवार की शाम करीब 6:30 से 6:45 के बीच हुई। पीपल कोटी में बन रही इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के लगभग 1.8 किलोमीटर अंदर एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया। टनल के द्वार से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर ये मलबा और पानी आने से काम कर रहे मजदूर फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। टीएलडीसी और एससीसी की भारी मशीनें मलबा हटाने का काम लगातार कर रही हैं। इसके अलावा टनल से पानी बाहर निकालने के लिए 3 बड़े पंप लगाए गए हैं। तो हमारी जब टीम यहाँ पर पहुंची थी सर और हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो टनल में भारी मात्रा में पानी था और साइडों से पानी आ रहा था और अभी तक पानी काफ़ी बढ़ गया है। अभी मोटर लगाई है सिविल प्रशासन द्वारा और हमने अभी तक 4 डेड बॉडी है वो हमारे जो जवानों ने स्पेशल इक्विपमेंट पहनकर पानी के अंदर से हमने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है। तो 4 डेड बॉडियों को और हमारा ऑपरेशन अभी कंटिन्यू जारी है सर। अभी क्या लगता है आपको कि अभी और लोग फंसे होने की संभावना? सर हम अपनी कोशिश से कर रहे हैं और हम जितना है जब तक हम ऑपरेशन जब तक निकाल नहीं लेंगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा सर। हमारी टीम अभी कंटिन्यू काम करती है। सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों में से कई श्रमिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की एक डेडिकेटेड टीम इनका इलाज कर रही है। वहीं जो मजदूर सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकलने के बाद मीडिया के सामने अपनी दास्तां भी बताई। 3 मिनट तक मैं पानी में डूब रखा है। अच्छा। कीचड़ के समय तो पहले पानी ही आ गया? हाँ, कीचड़ पानी भयंकर में अभी मेरा पूरा कीचड़ निकल रहा है अंदर से। अच्छा, कितना देर पानी में थे? 3 मिनट करीब मैं डूब के अंदर ही रहा कीचड़ में। तो अंदर आप फंस गए पाइप के वजह से? हाँ, उठने के बाद मैं देखा पहले आपको, मैं अपने आप को चीटी काट के मैं जिंदा हूँ, मर गया। यहाँ पे छिल गया फिर चीटी काट के देखा मैं जिंदा है, मर गया। तब मैं हल्ला करने लगा बचाओ बचाओ। पाइपलाइन लगभग 3-4 कुंटल का था। अच्छा, ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि 4 बंदा भी हिला नहीं पा रहा था पूरा से। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और हालात की जानकारी ली। प्रशासन को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश दिए गए हैं ताकि सुरंग में जितने भी श्रमिक फंसे हुए हैं उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू हो सके। फायर सेंटर भी बात कर ली है, यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियां हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं।
सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है। एक तरफ सीएम धामी ने सुरंग हादसे पर हाई लेवल बैठक की, वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के मंत्री ने हालात का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अफसरों से बचाव अभियान की पूरी जानकारी ली। अपनी देखरेख में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के चल रहे ऑपरेशन का जायजा भी लिया। कल की खबर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, स्थिति विकट है, लेकिन जिस तरह से बचाव और राहत कार्य यहाँ पर हुआ है उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जीडीआरएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यही वजह है कि अधिकतर लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। अंदर स्थितियाँ बहुत विकट है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बहादुरी से लोग काम कर रहे हैं और अस्थायी राफ्ट बनाई गई हैं। उनके माध्यम से आगे जो लोग अंदर हैं उनकी खोजबीन की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाए। चमोली के पीपल कोठी टनल हादसे ने साल 2023 के सिलकियारा हादसे की याद दिला दी है, जब सुरंग धंसने से उस वक्त 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें निकालने में 17 दिन का वक्त लग गया था और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतेंद्र पुंढेर जुड़ रहे हैं चमोली से। सतेंद्र, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्योंकि जो जानकारियां हैं उस हिसाब से 13 लोगों को बचा लिया गया है। जी देखिए, ये जो हादसा बीती शाम को हुआ था, ये जिसी जो टनल पीपल कोटी में है वहां पे हादसा हुआ था। इसमें 22 लोग अंदर फंसे हुए होने की सूचना थी। उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ द्वारा वहां पे रेस्क्यू अभियान चलाया गया और 19 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। लेकिन उसमें से जो 7 लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी भी जो 3 लोग लापता है उनका वहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, उनको वहाँ पे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। और जो रेस्क्यू टीमें हैं उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें वहाँ पे मौजूद है। साथ ही स्थानीय जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग वहाँ पे 3 लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। इसको लेकर वहाँ पे पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी जो रेस्क्यू अभियान है वो पूरी रात चला है और अभी भी रेस्क्यू अभियान वहाँ पे चलाया जा रहा है। जो 3 लोग मिसिंग हुए हैं उनको निकालने का वहाँ पे काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ पे 3 जिंदगियां वहाँ पे फंसी हुई है उनको किसी तरीके से वहाँ से सकुशल रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे चुनौतियां इस कदर है कि वहाँ पे जो पानी और मलबा है वो भारी मात्रा में वहाँ पे गिरा हुआ मलबा है और जो ये टनल में हादसा हुआ है, टीएचडीसी की जो सहायक टनल थी वो उस टनल के अंदर ये हादसा हुआ और लगभग 3 किलोमीटर ये लंबी टनल थी और इसके जो 1.5 किलोमीटर पे वहाँ पे पानी का जो रिसाव हुआ उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। लेकिन हालांकि उसमें से कुछ मजदूर वहाँ पे फंसे हुए। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सतेंद्र। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में आगे बात जम्मू कश्मीर की जिक्र करते हैं क्योंकि मौसम का मिजाज यहाँ भी बिगड़ा हुआ है। सोनमर्ग में कुदरत का कहर देखने को मिला है। दरअसल श्रीनगर लेह हाईवे पर बादल फटने की वजह से मलबा गिर गया है और उस वजह से पूरा रास्ता जलमग्न है, तो वहीं सड़कें जाम हो गई हैं। आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में पूरी खबर। कश्मीर घाटी में कुदरत का कहर दिखा। श्रीनगर लेह हाईवे के रंगा मोड़ इलाके में बादल फटने से हाल बेहाल है। देखिए किस तरह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसके कारण भारी मात्रा में मलबा और कीचड़ हाईवे पर आ गया है, जिससे ट्रैफिक पर ब्रेक लगा है।
इलाके की नदियों और नालों के जलस्तर में अचानक भारी इजाफा हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे इस समय ना जाएं, बिल्कुल सावधान रहें। बात हिमाचल के धर्मशाला की करते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आ गई है। पानी की तेज बहाव में कई स्कूटी और गाड़ियां भी बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मूसलाधार बारिश हो रही है, मौसम की मार देखने को मिल रही है। जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जलभराव है कई मार्गों पर, तो वहीं बहाव और नालों के ओवरफ्लो होने से यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, तस्वीरें जरा देखिए, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आसपास के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। कुछ जगहों पर कई गाड़ियां भी बह गई हैं और तमाम जो मुख्य मार्ग है वहां भारी जल जमाव इस वक्त नजर आ रहा है। शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, डिटेल डेटाबेस देने के मदरसों के लिए एक निर्देश जारी किए हैं और इसे मोस्ट अर्जेंट बेसिस पर देने के लिए कहा गया है, यानी कि सबसे तुरंत करते हुए इन सभी रिपोर्ट्स को भेजना होगा। आपको बता दें, मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, मजार, मदरसा, इस सभी के ऊपर रिपोर्ट बनेगी और उसे मांगा गया है और ये रिपोर्ट जुटाकर इंटेलिजेंस विभाग को सौंपने के भी निर्देश हैं। शुभेंदु सरकार की ओर से ये ऑर्डर पुलिस कमिश्नर और एसपी को दिए गए, जिसमें पश्चिम बंगाल में मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, मजार, मदरसों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों की जमीन रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, विदेशी फंडिंग और विदेशी नागरिकों के दौरे की जानकारी मांगी गई है। मदरसों से छात्रों, स्टाफ, पाठ्यक्रम, विचारधारा, एफआईआर, कोर्ट केस और विदेशी संपर्क का भी ब्यौरा मांगा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार का माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश दिए गए हैं तमाम बंगाल के जिले के एसपी और साथ ही कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि राज्य के जितने भी जिले में ईदगाह, मदरसे, मस्जिद और दरगाह है उस पर एक जानकारी साझा की जाए। सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद एक डेटाबेस बनाया जाएगा और उस जानकारी को फिर पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के साथ शेयर किया जाएगा। एक फॉर्मेट बनाया गया है, एक प्रोफॉर्मा बनाया गया है, जिसके तहत ये तमाम जानकारी दी जाएगी कि जिले में जो दरगाह है, मस्जिद है, ईदगाह और मदरसा है उसका नाम क्या है, कौन सी जमीन पर बनाया गया है, क्या वो एक रिकॉग्नाइज मदरसा है या फिर इलीगल है, वो जमीन जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर निजी प्रॉपर्टी है या एनक्रोच की हुई है, कितने सालों से ये बनाया गया है, क्या उसमें कोई देसी या फिर विदेशी फंडिंग आती है। और ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स विभाग के जो मंत्री है खुदीराम टुडू, उनका कहना है कि 2014 में बर्दवान के खागड़ागढ़ में जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधि सामने आई थी। जेएमबी वहां पर ट्रेनिंग कराते थे युवाओं को और ऐसे में किसी भी मदरसे, मस्जिद, ईदगाह में कोई भी आतंकी गतिविधियां ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम जानकारी कलेक्ट की जाएगी और इंटेलिजेंस विभाग के साथ शेयर की जाएगी ताकि राज्य में ना तो कोई जेएमबी जैसे कोई अन्य आतंकी संगठन के साथ कोई तार जुड़े और ना ही कोई आतंकी गतिविधि इन तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स में हो। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। पश्चिम बंगाल से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकारी इमारतों का रंग बदलने को लेकर तो विवाद था ही, लेकिन अब अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के रंग को लेकर विवाद नया सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में सिक्योरिटी रूम का जो रंग है वो 3 बार बदला जा चुका है। आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद कई सरकारी इमारतें ब्लू व्हाइट से बदलकर भगवा कलर में रंग दी गई हैं। बैरिकेड्स और साइन बोर्ड के रंग भी बदल रहे हैं, मगर कोलकाता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की बिल्डिंग के एक हिस्से की भगवा रंग की पुताई से बवाल मचा है। इस विवाद में बीजेपी और लेफ्ट आमने सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि पिछले 1 महीने में संस्थान के सिक्योरिटी रूम का रंग 3 बार बदल चुका है। 11 अगस्त को सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने सफेद रंग कराया, तो 12 अगस्त को बीजेपी विधायक रुद्रनील घोष ने दोबारा भगवा रंग करा दिया। देखिए, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एक कल्चरल सेंटर है। हम लोगों भी लास्ट 15 ईयर्स से कभी ब्लू एंड व्हाइट नहीं किया था।
कि ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का, तो ये भाजपा वहां पर गेरुआ कर दिया था, तो इसका कोई जरूरत नहीं था। और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जो लोग वहां पर चर्चा करता है वो लोग व्हाइट कर दिया था, कल रात फिर से उस पर गेरुआ कर दिया गया। तो हमारा इंफॉर्मेशन जो है भाजपा का कई लोग ये सपोर्ट नहीं करता है, ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स उसको उनका आइडेंटिटी उनका एक अपना तरीका है, वो कल्चरल सेक्टर में है, उनको उनकी तरीके से उनका आइडेंटिटी से छोड़ना चाहिए। अब इसको लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शुभेंदु सरकार पर हमला बोल दिया है और एकेडमी को भगवे रंग से रंगे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। अब जब एकेडमी का रंग फिर से भगवा हो गया है तो लेफ्ट पार्टियां फिर विरोध में उतर आई हैं। बीजेपी पर संस्थाओं का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया है। मिलावट के विरुद्ध नवभारत का युद्ध जारी है। मिलावटखोरों के खत्म होने तक, जब तक ये मिलावट का जो काम है, वो धंधा है, वो बंद ना हो जाए, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। और नवभारत की इस मुहिम में प्रशासन का साथ भी मिल रहा है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। गाजियाबाद से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के देहात क्षेत्र के नाहाली गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात पनीर बनाने की 3 फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 1038 किलोग्राम मिलावटी पनीर और खोया नष्ट किया। मौके पर पनीर और खोया बनाने में मिलावटी सामानों और केमिकल के इस्तेमाल के प्रमाण मिले। खाद्य सुरक्षा मानकों का भी गंभीर उल्लंघन पाया गया। पनीर निर्माण और खोया निर्माण का अपना एक तरीका ये था कि ये स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी दूध के पाउडर में वनस्पति आयल, स्पेशली पामोलिन आयल मिलाकर और अपमिश्रक मिला के जो मौके पे पाए गए हैं, जैसे फैब्रिक व्हाइटनर मिला है, फैब्रिक व्हाइटनर रानीपाल जिसका उपयोग हम कपड़ों को चमकाने में करते हैं, तो वो लगाया जा रहा था जिससे पनीर एकदम ब्राइट दिखती है। कुछ संदिग्ध पाउडर मिले हैं सफ़ेद रूप में जो टेल्कम पाउडर जैसे हैं, उनके भी उपयोग की संभावना, उसके नमूने लिए गए हैं, उनको जब्त। पनीर को सफेद और ज्यादा वजनदार बनाने के लिए कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाला व्हाइटनर, पामोलिन ऑयल, दूध पाउडर और कई हानिकारक केमिकल मिलाए जा रहे थे। फोर्स ने पूरे क्षेत्र को घेर कर इनको पकड़ा रात में करीब 11 बजे, 10:30-11 के बीच में, और करीब पूरी रात कार्रवाई चली। सुबह जो माल पकड़ा गया था जो संदिग्ध था, पेरिसेबल नेचर का था और जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध थी, पनीर और खोआ, उनका विनिष्टीकरण कराया गया। मौके पे 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। इसमें एक मोहम्मद शकील, दूसरा उसी के भाई मोहम्मद कफील की है और तीसरी कलवा की थी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के मामले में नाहाली निवासी फैक्ट्री संचालकों कलवा, शकील और कफील के खिलाफ भोजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 123 और 275 समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लखनऊ से नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। अब आपको खबर दिखाते हैं एमपी से, जहां पर नवभारत की मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर और खंडवा दोनों जगह पर मिलावटी पनीर और खोया फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हुई है। एमपी के बुरहानपुर में एफडीए की टीम ने मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन लिया है। डीएम हर्ष सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान सईद मावा से 150 किलोग्राम मावा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 25,000 रुपए है। इसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। इसके अलावा लवेश ट्रेडर से 33 किलोग्राम घी जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 23,000 रुपए है। घी के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त धनंजय ट्रेडर्स बुरहानपुर से क्रीम और पनीर के सैंपल भी लिए गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एनालॉग पनीर आ रहा है उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने बुरहानपुर में 150 किलो मावा, एनालॉग मावा जब्त किया है। उसको जांच के लिए भोपाल भेजेंगे।
खंडवा में भी मिलावटखोरों पर लगातार दूसरे दिन एक्शन जारी रहा। एफडीए की टीम ने 2 प्रतिष्ठानों से 850.40 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 6.03 लाख रुपए है। गणेश ट्रेडर से 283.40 लीटर और न्यू अन्नपूर्णा किराना भंडार से 567 लीटर अलग अलग ब्रांड के घी जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रक्षाबंधन और त्योहारों की आमद के साथ ही मिलावटखोरों ने बाजार में जहर घोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन खाद्य विभाग और पुलिस की टीम उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेर रहे हैं। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कांवड़ियों पर मौलाना साजिद रशीदी के बिगड़े बोल। लेकिन उससे पहले देख लीजिए बॉलीवुड से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एंटरटेनमेंट जगत में क्या क्या हो रहा है और कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है और क्या कुछ बड़ी हलचल आ रही है मुंबई से। आपको दिखाते हैं बॉलीवुड से जुड़ी खबरें।